हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। इसको डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटर ने और इस चैप्टर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इसके बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑपरेशंस। वैसे तो जो सेट के सारे कॉन्सेप्ट है उनका यूज़ हम रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पर करेंगे। इसका मतलब सेट जो है रिलेशन एंड फंक्शन का बेस है और इसका यूज़ हम ज्योमेट्री, सीक्वेंस, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी इन सभी जगह पर करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सेट क्या होता है। तो सेट्स का एक मीनिंग जो होता है वो होता है कलेक्शन। और सेट वर्ड का यूज़ हम घर पर भी कितनी बार करते रहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जिसे हम बोलते हैं डिनर सेट। तो डिनर सेट में वो सारे बर्तनों का कलेक्शन हो गया जो हम डिनर के समय यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेकअप सेट। तो मेकअप सेट में वो सारे सामान के कलेक्शन आ जाएंगे जिनका यूज़ हम तैयार होने के समय करते हैं। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट का एक मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन। अब कलेक्शन तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स में हम उन्हीं कलेक्शन को सेट बोलते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। इसको हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, सेट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। सेट, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ना तो कलेक्शन तो आप समझ गए, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन हम किसको बोलेंगे उसको यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पर 3 पर्सन लिए ए, बी और सी, और इन तीनों को अगर मैंने कहा कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नाम की लिस्ट बनाना है, तो जो लिस्ट ए बनाएगा सेम टू सेम वही लिस्ट बी भी बनाएगा और वही लिस्ट सी भी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को मालूम है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है वो कौन कौन है। तो तीनों जो बनाएंगे वो सेम लिस्ट बनाएंगे, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो नाम ए ने ऊपर लिखा होगा हो सकता है वो नाम बी नीचे लिख दे और सी उसको और किसी नंबर पे लिख दे। तो जो सेट होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अभी हमने काय की लिस्ट बनाई, प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम की। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं इन तीनों को बोलूं कि आपको 3 बेस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम की लिस्ट बनाना है, तो इन तीनों की लिस्ट अलग अलग होगी, क्योंकि इन तीनों का यहाँ पर सोचने का क्राइटेरिया अलग अलग होगा। इसका नज़रिया कुछ और अलग होगा, इसका नज़रिया कुछ और होगा और इसका नज़रिया कुछ और होगा। हो सकता है इसको जो बेस्ट लगे इसको ना लगे और इसको भी ना लगे। तो इसके लिए जो बेस्ट है वो इसके लिए शायद हो भी और ना भी हो, और सी के लिए भी वो अलग होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब वो कलेक्शन तीनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, बेस्ट वर्ड यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कलेक्शन अलग अलग हो जाएगा, इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन कब होगा, ऐसा कलेक्शन जो हर एक व्यक्ति के लिए सेम हो। यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर इसका कलेक्शन बनाने के लिए इन तीनों को दिया जाए तो ए भी वही बनाएगा, बी भी वही बनाएगा जो ए ने बनाया है, क्योंकि वो अलग से वोवेल तो लेके आएगा ही नहीं। उसको पता है कि यही वोवेल है और ए को भी पता है कि यही वोवेल है। सिर्फ पर डिफरेंस क्या होगा कि इसको आगे पीछे लिख सकता है। ठीक है, और सी भी वही बनाएगा, तो इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो ये जो होगा वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या होगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया लिस्ट ऑफ एक्टर्स इन बॉलीवुड। नाउ अगर इसकी लिस्ट बनाने के लिए हम ए, बी और सी इन तीनों को दी जाए, तो ए भी वही लिस्ट बनाएगा, बी भी सेम लिस्ट बनाएगा और सी भी क्या करेगा, सेम लिस्ट बनाएगा, क्योंकि वो तीनों जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स कौन कौन है। बस डिफरेंस क्या होगा कि नाम आगे पीछे लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब जो कलेक्शन बनेगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। लेकिन वही मैं बोल दूँ कि आपको टॉप मतलब कि बेहतरीन 5 एक्टर्स की लिस्ट बनाना है, तो वहाँ पर इसके लिए कोई और
बेहतरीन होगा, बी के लिए कोई और होगा और सी के लिए वो कोई और होगा। तो यहाँ पर अगर ये लिस्ट बनाएंगे तो वो अलग अलग बनाएगी। अगर हमने यहाँ पर टॉप लिख दिया तो वो तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन के। जैसे हो गई रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, देन स्टेट्स इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर इसकी लिस्ट हम बनाने को ए बी सी या किसी भी पर्सन को देंगे तो जो लिस्ट बनाएगा वो सेम होगी। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो जाएगा, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। ठीक है, सबके लिए वो सेम ही बनता है। इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं सेट्स। नाउ इसी पर बेस्ड आपके बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, उसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। नाउ तो अभी हम समझ चुके हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होता है। तो इसमें हम पहचानें कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमको यहाँ पर जस्टिफाई भी करना है आंसर को। फर्स्ट दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें यहाँ पर उन सारे मंथ का कलेक्शन बताना है जो कि जे से स्टार्ट होते हैं ना। तो हम जानते हैं कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ जनवरी, जून और जुलाई होते हैं। तो अगर इस कलेक्शन को कोई भी व्यक्ति बनाएगा तो वो हमेशा इन 3 मंथ के नाम ही लिखेगा। इसका मतलब ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इसमें इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जस्टिफाई भी करना है तो हम लिखेंगे इसमें कि क्या वो वेल डिफाइंड है, बिकॉज वन कैन बी डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ, क्योंकि इसको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। हैंस दिस इज अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। नाउ सेकेंड क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमको यहाँ पर ऐसे राइटर्स का कलेक्शन बनाना है जो कि मोस्ट टैलेंटेड है। नाउ तो अब टैलेंटेड मेरे लिए कुछ और होगा और आपके लिए कुछ और होगा। तो यहाँ पर अगर हम सब इसका कलेक्शन बनाने जाएंगे तो इसका कलेक्शन मैं कुछ और बनाऊंगा और आप कुछ और बनाएंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टैलेंटेड वर्ड है ये सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा नज़रिया कुछ और है और आपका नज़रिया कुछ और है, इसलिए टैलेंटेड वर्ड यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं होगा। ना तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया होगा टैलेंटेड का वो मेरे लिए कुछ और होगा और आपके लिए कुछ और होगा। बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग a writer's talent may be vary person to person, from person to person। तो हम बोल सकते हैं कि जो कलेक्शन ये सेट नहीं होगा, हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नाउ थर्ड देखते हैं हम इसका क्या दिया हुआ है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ तो ये भी सेम है जैसा अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखा था। अगर हमको यहाँ पर क्रिकेट टीम के बैट्समैन के नाम लिखने होते तो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दे दिया है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन।
अब बेस्ट मेरे लिए कुछ और होगा और आपके लिए कुछ और होगा। आप किसी और को बेस्ट मानते हैं और मैं किसी और को बेस्ट मानता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कलेक्शन बनेगा वो अलग अलग बनेगा, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही आंसर होगा, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ नॉट अ well defined collection of object because the criteria for determine a batsman talent may be vary person to person, hence this collection is not a set. नाउ फोर्थ वाला देखते हैं इसका। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। नाउ तो आप जानते हैं कि अगर इसका कलेक्शन मैं बनाऊंगा तो भी वही बनेगा और अगर आप बनाओगे तो भी वही बनेगा, क्योंकि इसमें हमको क्या बनाना है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जो बॉयज़ है उन्हीं का कलेक्शन बनेगा, किसी और को तो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो कलेक्शन होगा ये क्या होगा, ये होगा वेल डिफाइंड कलेक्शन। ना तो हम लिख लेते हैं इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, या डैट बिलोंग्स को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मैंने हु लिख दिया। डैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, इसको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। नाउ फिफ्थ वाला देखते हैं इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ना तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक जाते हैं। तो अगर इसका कलेक्शन बनाने को कहा जाए तो सारे लोग सेम टू सेम कलेक्शन बनाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फाइनाइट होते हैं और हमको जो कलेक्शन बनाना है वो 1 से लेके 99 तक का बनाना है। तो ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब कि ये सेट होगा, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर भी, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट because one can definitely identify a number that belongs to this collection, hence this collection is a set. Now next देखते हैं इसका सिक्स्थ वाला। क्या दिया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। नाउ तो अगर इसका कलेक्शन भी हम बनाएंगे तो सभी के लिए वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको किस टाइप का कलेक्शन बनाना है, मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स है उनका कलेक्शन बनाना है। अगर हमको यहाँ पर बेस्ट नॉवेल्स का कलेक्शन बनाना होता तो वो अलग अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पर बेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हमको सिर्फ कलेक्शन बनाना है मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल का, तो वो क्या होगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ novel that belongs to this collection, hence this collection is a set. Now सबसे लास्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ना तो हम जानते हैं कि ऑल इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अगर इसका कलेक्शन बनाया जाएगा तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होगा, ठीक है। उसमें क्योंकि हम ऑड नंबर तो नहीं लिख सकते, तो अगर इसका कलेक्शन कोई भी बनाएगा तो वो वही बनाएगा जो कि हम बनाएंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। इसको भी हम लिख लेते हैं, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज
one can definitely identify and even integers that belongs to his collection, ठीक है। Hence this collection is a set। नो आगे देखते हैं हम इसमें। नो दो और बचे हुए हैं, इनको भी लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ना तो हमको उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन बनाना है जो इस चैप्टर में। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इसका सेट अगर मैं बनाऊंगा तो भी वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इस चैप्टर में, और अगर आप इसका कलेक्शन बनाएंगे तो भी आप वही बनाएंगे जो कि इस चैप्टर में क्वेश्चन है। इसका मतलब जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of object because one can definitely identify questions that belong to this chapter. Hence this collection is a set. Now सबसे लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे एनिमल्स का कलेक्शन बनाना है जो कि मोस्ट डेंजरस हो। तो यहाँ पर भी अगर हम कलेक्शन बनाएंगे तो कलेक्शन सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है मोस्ट डेंजरस वर्ड, ये एक सब्जेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब अगर मेरे लिए जो एनिमल डेंजरस है, हो सकता है वो आपके लिए ना हो। फिर किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को काकरोच से भी डर लगता है, तो सबके लिए जो डेंजरस एनिमल है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन because the criteria for determining the dangerousness of an animal can vary from person to person. Hence this collection is not a set. नो यहाँ पर वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से हमने ये जान लिया कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हम अब सेट को पहचान सकते हैं। देन अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं। सेट और उनके एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर सीखते हैं अब। नो तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो हम उसकी लिस्ट बना के उसको रिप्रेजेंट करें, या फिर उसकी प्रॉपर्टी बताकर। समझते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर क्रिकेट टीम के प्लेयर का एक सेट बनाना है, तो उसके दो तरीके कौन से हो जाएंगे। या तो हम सीधे सीधे यहाँ पर प्लेयर्स की लिस्ट बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि हम उसको उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट करें। मतलब कोई टाइटल दे दो उसको और उससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम मैथ्स का लेंगे तो आपको उसको और क्लियर हो जाएगा ना। तो जब भी हम किसी सेट को लिस्ट फॉर्म में शो करते हैं उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, और जब भी हम इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। लेकिन अभी हमारे चैप्टर में हम इन नामों से इसको नहीं जानते। आपके जो NCERT है उसमें इसको नाम दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा नाम है इसका टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब भी क्या होता है कि जो सेट है उसको हम लिस्ट बनाकर शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो प्रॉपर्टी मेथड है आपकी, उसको यहाँ पर नाम दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, हेडिंग लिख कर बताते हैं कि जो सेट है वो किस बारे में है। अभी एग्जाम्पल से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको दो बातें याद रखना है कि सेट को लिखने के दो तरीके, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जाम्पल अगर समझते हैं इसको। मान लो कि हमको यहाँ पर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कोई कलेक्शन बनाना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में सेट किस टाइप से बनता है और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट किस टाइप से बनता है। तो रोस्टर फॉर्म में सेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी सेट बनाना है उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं इस टाइप से। 3 टाइप के ब्रैकेट देखे होंगे आपने मैथ्स में, इस टाइप से। इसको बोलते हैं हम करली ब्रैकेट, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट और एक होता है राउंड ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट के अपने अपने मीनिंग होते हैं। अगर कोई कलेक्शन इस करली ब्रैकेट के अंदर होता है तो क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे अभी। अब किसी भी कलेक्शन में जो अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं। तीनों यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। तो अंदर जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होगा, हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन बना रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। और बीच में हमको यहाँ पर किसका यूज़ करना है, कामा लगा के इनको एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट करना है, ठीक है। और जब एक कलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसको कुछ नाम दिया जाता है। जैसे सेट में हम नाम देते हैं कि कौन सा सेट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर A B C कुछ भी कैपिटल अक्षर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भी एलिमेंट अगर अल्फ़ाबेट में होते हैं तो हम यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर ABCD होता है यहाँ पर तो हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। कोई सेट B है और उसके एलिमेंट हो जाएंगे A B C, इसको हम स्मॉल में लेते हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हमको इसको समझने में आसानी हो जाए इसके लिए एक जनरल तरीका है, ठीक है। देन सेट में एक चीज़ जरूर रहती है कि इसमें ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता। जैसे सेट A है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि हमने 2 को आगे लिख दिया, 1 को पीछे लिख दिया, 4 को आगे लिख दिया, 3 को पीछे लिख दिया और 5 को इस टाइप से लिख दिया, तो भी ये दोनों सेम सेट ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन जो भी एलिमेंट है ये रिपीट नहीं होते, किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में आप जान गए कि हम सेट किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की ना। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था यहाँ पर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक कोई सेट है, A इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नाउ तो इस टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने इधर जो रोस्टर फॉर्म था लिस्ट बना के शो किया है, और यहाँ पर हमने सिर्फ उसके बारे में बताया कि सेट क्या है। इसको पढ़ के कोई भी समझ सकता है कि इसका अगर सेट बनाना होगा तो ये यही बनेगा 1 2 3 4 5। क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। देन इसको शो करने के और भी तरीके हैं। तो जो तरीका मैथ्स में जनरली यूज़ होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर एलिमेंट दिए होते हैं इनको एक नाम दे दिया जाता है। कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि ये x है, ठीक है। और हम इसको किस टाइप से शो करेंगे कि A कोई सेट है जिसके x में एलिमेंट है, और यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कॉलन का। और कॉलन के बाद हम जो लिखते हैं वो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जो हमने यहाँ पर एलिमेंट को x माना है वो एलिमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x कॉलन x रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 इसको एक नाम दे दिया x, और उसके बाद हमने किसका यूज़ किया, कॉलन का। तो यहाँ पर हम कॉलन लगाते हैं लेकिन इसको कॉलन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सच डेट, ठीक है। तो इसको इस टाइप पे पढ़ेंगे x सच डेट, जहाँ पर x क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से शो करेंगे कि एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। A कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, और x किस टाइप से, x सच डेट x रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6। नाउ तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 3 तरीके से आपको लिख के बताया। फर्स्ट वाला तरीका वो भी करेक्ट है लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। सेकंड वाला तरीका और थर्ड वाला तरीके को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम इस टाइप से लिखते हैं कि एलिमेंट्स को कोई नाम दे देते हैं वेरिएबल का। देन आप देख रहे हैं कि ये तीनों हमको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब भी हम इसका सेट बनाएंगे तो सेट हमेशा क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 ही बनेगा, ठीक है
ना तो आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट करना सीख गए, लेकिन अब हम यहाँ पर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में आ रहा है तो इसको हम किस टाइप से लिख के दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट हो गए, इसमें कोई एलिमेंट किसी सेट ए में आ रहा है तो उसको किस टाइप से लिख के दिखाएंगे। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कोई सेट ले लिया, यही वाला ले लेता हूँ मैं, सेट ए है 1 2 3 4 और 5, ये सारे इसके एलिमेंट हैं। अब अगर हमको लिखना है कि 4 जो है वो सेट ए से बिलोंग्स करता है तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और यहाँ पर 6 7 8 ये कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अगर हमको 7 के बारे में लिखना है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ना तो बार बार तो हम इस टाइप से लिख के नहीं बताएंगे कि कौन इसमें बिलोंग कर रहा है और कौन बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंबल का यूज़ करते हैं। इसको हम इस टाइप से लिख के बताते हैं 4, और एक सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पर एप्सिलन। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है और इसका नाम है एप्सिलन। तो अगर 4 बिलोंग कर रहा है सेट ए को तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे 4 एप्सिलन ए। और जब इसको हम रीड करेंगे तो किस टाइप से रीड करेंगे, इसको इसी टाइप से रीड करते हैं कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसको हम रीड करते समय एप्सिलन रीड नहीं करते, बस इसका नाम है एप्सिलन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस सिंबल का क्या यूज़ है। इसको हम ऐसे बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब जो सेकेंड हमने लिखा था यहाँ पर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो उसको हम किस टाइप से लिखते हैं, 7 डज नॉट के लिए हम क्या करते हैं, जो एप्सिलन है इसमें जस्ट ये नॉट वाली एक टंडी खींच देते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिया है। अब नाउ तो क्वेश्चन जो सेकंड आपको दिया है बुक में वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो एलिमेंट है किस सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको शो करना है। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, एक सेट दे रखा है जिसमें फर्स्ट 1 से लेकर 6 तक इसके एलिमेंट है, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलन और नॉट एप्सिलन इज द ब्लैंक स्पेस। नाउ तो हमको यहाँ पर इन सिंबल का यूज़ करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का, और बताना है कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग्स करता है और कौन सा नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है 5 बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, तो आप देख रहे हैं 5 इस सेट में है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। 8 इस सेट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। देन 0 भी नहीं दिख रहा है सेट में, तो 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। देन 4 आ रहा है सेट में, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 भी आ रहा है सेट में, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। और 10 इस सेट में नहीं आ रहा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। नाउ तो इस सिंबल का यूज़ भी आप जान गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम यहाँ पर कुछ ऐसे कलेक्शंस देखते हैं जो कि पहले से किसी अल्फ़ाबेट से फिक्स कर दिए हैं। जैसे कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके लिए एक अल्फ़ाबेट पहले से यहाँ पर फिक्स किया हुआ है मैथ्स में। तो पहले हम उस कलेक्शन को देख लेते हैं जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। नेचुरल नंबर जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो पहले हम पिछली क्लास में हम क्या करते थे, सिर्फ इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अब हम जान गए हैं कि एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो हम यहाँ पर अब कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से होता है होल नंबर्स, वो स्टार्ट होता था 0 से, 0 1 2 3 इस टाइप से चलते जाता था इनफाइनाइट तक। फिर आता था इंटीजर्स जिसमें सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सब इंक्लूड होते थे। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इस टाइप से चलते जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। देन फिर आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के सेट किस टाइप से होता था, 1/2 सारे P/Q वाले नंबर, ठीक है। तो इसमें भी हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं।
और फिर आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम यहाँ पर सेट में नहीं दिखाते। अगर इरेशनल नंबर का हमको यूज़ करना होगा तो हम रेशनल नंबर और रियल नंबर का साथ में करेंगे, आगे आएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेते हैं रियल नंबर्स, जो कि कलेक्शन होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का, रेशनल प्लस इरेशनल। देन यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट है जो कि हमने फिक्स कर दिए हैं। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम हमेशा n से डिनोट करते हैं। जो होल नंबर्स होता है उसके सेट को हम हमेशा w से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम q से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन कभी कभी क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर प्री डिफाइंड अल्फ़ाबेट यूज़ किए हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट दूसरे सेट में भी आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर कोई सेट देखा n, जिसमें 3 एलिमेंट्स है a, b और c। तो अब यहाँ पर हमने इसको पहले ही फिक्स करता है कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है, और यहाँ पर कोई सेट है n इक्वल टू ABC। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा हमको कि कौन सा नेचुरल नंबर का सेट है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे पहले से जो फिक्स किए हुए हैं इनको थोड़ा बोल्ड लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको इस टाइप से बोल्ड करके लिखा तो वहाँ पर जो सेट होगा उसको हम डायरेक्ट पहचान जाएंगे कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। आपके मैसेज में इसको पहले से डिफाइन किया कि अगर हम इसको बोल्ड कर देंगे इसका मतलब वो सेट जो होगा वो प्री डिफाइन सेट है, ठीक है। अगर हमने इसको बोल्ड करके लिखा तो वो होल नंबर का सेट ही होगा, और अगर नॉर्मल सेट होगा तो हम इसको सिर्फ सिंगल टाइप से लिखेंगे, ठीक है। इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। नाउ हमको यहाँ पर जो कलेक्शन दे रखे हैं उनको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था 2 फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको दे रखे हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में अभी लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, फर्स्ट ए कोई सेट है जिसके जो एलिमेंट है x, वो x किस टाइप से, x इज एन इंटीजर एंड -3 से लेकर 7 तक जा रहे हैं, ठीक है। मतलब -3 को इंक्लूड किया हुआ है, -3 और उससे बड़े और 7 से छोटे। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से कलेक्शन हो जाएंगे, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम नंबर लाइन पे लिख के देख लेते हैं, किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाता है कि -3 से बड़े नंबर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है नंबर लाइन में 0, राइट साइड में सारे बड़े नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से, ठीक है। और इस साइड आते हैं माइनस में नंबर्स। ना हमको यहाँ पर क्या करना है, -3 से बड़े, मतलब कि यहाँ से राइट में जाएंगे, -3 से बड़े कहाँ तक, 7 तक, और 7 से छोटे मतलब कि यहाँ 6 तक, ठीक है। पूरे 7 तक नहीं जाना है। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है ना। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। देन सेकंड देखते हैं, बी एक ऐसा सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप से, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो हमने एग्जांपल में भी लिया था 1 से लेके 5 तक का। तो b का आंसर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेस देन 6 बोल रहा है हमको यहाँ पर। देन थर्ड क्या दिया हुआ है, c एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसका सम कितना आता है, 8 होता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो नंबर्स, c के अंदर हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 1 और 7, अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8। तो ये हो जाएगा 1 7 मतलब 17। देन 2 और 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। देन 3 और 5 4 और 4, ठीक है।
देन अब उल्टा चलेगा, यहाँ पर 3 5 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3, इनका सम क्या होना चाहिए 8, 5 और 3 8 हो गया। देन 6 और 2 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, और 8 और 0 भी क्या होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो जो सेट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ठीक है, देन डी वाला देखते हैं हम। यहाँ पर डी एक ऐसा सेट है जिसमें जो सारे एलिमेंट है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर जो कि 60 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे ऐसे? अगर हम 60 के प्राइम नंबर्स निकालेंगे तो क्या होते हैं, 60 को हम डिवाइड करते हैं 2 से 30 टाइम, 2 से होगा ये 15 टाइम, देन 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम ना। तो आप देख रहे हैं 60 के जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे 2 3 और 5 होंगे, क्योंकि 15 और 30 तो प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 2 3 और 5। तो सेट हमारा बनेगा 2 3 और 5 का, जो कि 60 को डिवाइड करता है। देन ई वाला क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेट 5th वाला आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक्स का यूज़ नहीं किया हुआ है। हमने एग्जांपल लिया था जो फर्स्ट टाइम में लिखा था, हमने ए इक्वल टू करके जो सेट को लिखा था, यहाँ पर उस तरीके से लिखा है, तो वो भी वैलिड है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया था, ये रहा, मैंने यहाँ पर लिखा था ना ए इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यहाँ पर मैंने एक्स का यूज़ नहीं किया था। तो ये भी एक तरीका है सेट को लिखने का, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ना। तो हमें यहाँ पर उन वर्ड का सेट बनाना है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हुए हैं ना। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के समय देखा था कि कोई भी वर्ड सेट में रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हमें यहाँ पर इसका सेट बनाना है। तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू टी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, आई भी आएगा, जी भी आएगा, ओ भी आएगा और एन भी आएगा। ठीक है, फिर ओ यहाँ पर क्या हो रहा है रिपीट, ये फिर से नहीं आएगा। तो इतना हम लिख लेते हैं पहले, टी आर आई जी ओ एन। ठीक है, अब फिर से ओ आएगा तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, तो सेट में हम रिपीट नहीं लेते। एम आ जाएगा यहाँ पर, एम, देन ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा तो ये रिपीट हो जाएगा, टी इसलिए हम नहीं लेंगे, आर को भी नहीं लेंगे, और फिर सीधे क्या आएगा वाई आएगा। ठीक है, ये हो गया वाई ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेट क्या बनेगा, टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई। ठीक है, जो भी वर्ड यहाँ पर रिपीट होता है उसको हम नहीं लेते। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला भी दे रखा है, एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो वर्ड टी है यहाँ पर 2 बार आ रहा है और ई भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो हमको सिर्फ एक बार ही उसको यूज़ करना है। तो सेट क्या बनेगा हमारा, एफ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी ई टी और आर। ठीक है, क्योंकि जो टी यहाँ पे डबल था वो अब इंक्लूड नहीं होगा, इस टी को और इस ई को हम वापस नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सेट क्या बनेगा बी टी और आर ना। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।